हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का 3 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिंदी में विद्युत रसायन, इसकी वीडियो आपको दे रहे हैं। विद्युत रसायन केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें सब में केमिकल जो है किसी न किसी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होते हैं। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी सामान यूज़ करते हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहली टर्म्स आती है इसमें इलेक्ट्रोड। आपने बैटरी में सेल देखे हैं, सेल जो बैटरी में यूज़ होते हैं वो भी एक इलेक्ट्रोड ही है। आपने देखा है उसमें बीच में केमिकल सा भरा रहता है और एक पॉइंट सा निकला रहता है, तो वो जो है इलेक्ट्रोड ही कहलाता है, या उसको हाफ सेल कहते हैं। यानी कि जब किसी मेटल की छड़ को किसी सॉल्ट के विलयन में डुबाया जाता है तो सॉल्यूशन और मेटल के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज प्रारंभ हो जाता है। यानी जो उसमें सॉल्यूशन भरा गया है और जो मेटल आपने यूज़ किया है उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के एपरेटस को या उपकरण को अर्ध सेल या हाफ सेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि बैटरी जो होती हैं, सेल जो आप यूज़ करते हैं टॉर्च वगैरह में, वो एक तरह का इलेक्ट्रोड ही है, यानी हाफ सेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन की छड़ को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दें तो कार्बन मेटल हो गया, कॉपर सल्फेट उसका सॉल्यूशन हो गया, तो इन दोनों के बीच में आयनों का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यानी कि केमिकल से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। दूसरी टर्म आती है सेल। इलेक्ट्रोड और सेल में एक बेसिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रोड सिर्फ एक सिंगल मेटल से मिलकर बना होता है, और जबकि सेल में 2 इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं। 2 इलेक्ट्रोडों के संयोग से बने एपरेटस को सेल कहते हैं। सेल का काम भी वही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना होता है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे सेल इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एक आध आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखे हैं। जो उसमें था पहला विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आप सब जानते हैं, लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है। वे सेल जो बाह्य स्रोत से या एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। इस प्रकार के सेल में जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसके विलयन में 2 इलेक्ट्रोड को रखा जाता है, जिनका संबंध हम डीसी से कर देते हैं, जिसको आप दिष्ट धारा बोलते हैं हिंदी में। विद्युत स्रोत पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या क्या कहते हैं? जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम एनोड के नाम से जानते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड के नाम से जानते हैं। इस तरह का एपरेटस हम बना देते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर जाने लगते हैं और नेगेटिव आयन एनोड की ओर जाने लगते हैं। ये आयन इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन त्याग कर एटम या मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का विद्युत अपघटन कैसे करते हैं। हमने लास्ट टाइम नेल्सन सेल भी पढ़ा था, सेम है। नेल्सन सेल में भी NaCl का आपने बनाया था, पर वहाँ NaOH से बनाया था। यहाँ NaCl को ही हम ले रहे हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl टूट जाएगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। कैथोड पर चले जाएंगे Na पॉजिटिव आयन और एनोड पर चले जाते हैं आपके क्लोरीन आयन। इस तरह से दोनों के बीच में आयनों का एक्सचेंज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। नंबर 2 आता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल। सारे के सारे गैल्वेनिक सेल वोल्टीय सेल होते हैं, जिनका काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना होता है। इसकी कुछ विशेषता हैं जो इस चैप्टर में हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, इस सेल में 2 भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटन के लवण सेतु, यानी एक सॉल्ट ब्रिज बनना होता है, उससे जोड़ दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को, जो उसमें आपने विद्युत इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसके सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग होती है, इसलिए उसको हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि आधी
एक सेल पर आधी रिएक्शन होती है, एक सेल पर आधी, यानी कि एक सेल पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पर रिडक्शन होता है। कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर रिडक्शन होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है। तो इस सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। बहुत याद करने की बात है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है, और वह गैल्वेनिक सेल का नेगेटिव पोल होता है, यानी कि नेगेटिव पोल पर ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं, इसलिए जो है एनोड पर होता है ये काम। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और नेगेटिव पोल होता है, ये बात दिमाग में रखने के लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एकत्रित किया जाता है। इसके अपोजिट इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। यह पोल जो है पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ एनोड से इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए जाते हैं। वहाँ इलेक्ट्रॉन एकत्रित किए जाते हैं, यानी निकाले जाते हैं। एकत्रित करने का मतलब वहाँ से निकलते हैं और यहाँ ग्रहण किए जाते हैं। फिर से एक बार याद रखिए कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पोल जो है नेगेटिव होता है और कैथोड पोल आपका पॉजिटिव होता है। ये इस सेल की विशेषता है। तो ये आगे काम आएंगे दोनों पॉइंट जब इस पर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। विभव भी वही होता है, विभव आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो वोल्टेज उत्पन्न होती है किसी इलेक्ट्रोड के कारण, उसको विभव कह देते हैं। सेम है जो अभी आपने इलेक्ट्रोड में पढ़ा। किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाने पर इलेक्ट्रोड और उसके एक्वस सॉल्यूशन के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टर्म आती है मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। मानक मतलब एक स्टैंडर्ड स्केल मानकर जब विभव उत्पन्न होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस स्टैंडर्ड स्केल में टेम्परेचर आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है सॉल्यूशन की, उसको और मेंशन करना पड़ेगा इसमें। तो डेफिनेशन हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पर मेटल इलेक्ट्रोड को 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में डुबाने पर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको आप मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ई एप्सिलॉन यानी कि यहाँ नॉट लग जाता है, ई नॉट भी बोल सकते हैं, से आप प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव को खाली ई से शो करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से शो करते हैं। अब जैसे एक सेल का स्ट्रक्चर इसमें बनाया है, कैथोड एनोड दोनों हैं इसमें, Cu 2 पॉजिटिव चार्ज, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 m रखी गई है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो 1 m या 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है। इसी तरह जो कैथोड पर लिया गया है, जैसे यहाँ Ag का एग्जाम्पल दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आप 1 मोलर ली गई है। तो जब आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं तो एक साइड में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन और एक साइड में रिडक्शन वाली, बीच में पैरेलल का साइन लगाकर, ये रिएक्शन कहलाती है सेल रिएक्शन। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल में तो आपको ये सेल रिएक्शन कंप्लीट बनानी होती है। यानी कि Cu का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और Ag ने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए इसका रिडक्शन हुआ है, जबकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और ये पैरेलल का साइन होता है, एक साइड ऑक्सीडेशन एक साइड रिडक्शन। तो सेल रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है, अब ये जो लिखा जाता है तो इसको टर्म कहलाई जाती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। वही बात जो मैंने बताया, जैसे इस रिएक्शन में Cu से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी इसका ये E जो निकलेगा कैपिटल E, उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में। अभी मैंने बताया था उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, और इसका जो E निकलेगा उसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो वो वैल्यू जो है वोल्ट में निकलती हैं, जैसे 1.76 वोल्ट, इस तरह से। तो उसको आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो वो अलग अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पोटेंशियल को ही लेकर एक रिएक्शन बनी है नस्ट रिएक्शन। नस्ट रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। रिएक्शन इसी से निकली है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल से। वही है, वही इलेक्ट्रोड लिए हैं और उनमें एक जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है उसको एक नस्ट, एक साइंटिस्ट हुआ है, उसने इस तरह से लिखा है, जब किसी धातु की छड़ को उसके आयन के विलयन में डुबाया जाता है। वही चीज़ है कि मेटल को इलेक्ट्रोलाइट में डुबो दिया जाता है। जैसे Zn आपने इलेक्ट्रोड लिया है, उसका इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, उसके बीच एक और आपने इलेक्ट्रोड Ag लिया है, उसका इलेक्ट्रोलाइट AgNO3। इन छड़ों को अगर इसमें डुबो दिया जाता है तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में एक
पोटेंशियल उत्पन्न होता है, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उस आधार पर उन्होंने एक रिएक्शन दी है, E इज इक्वल टू, ई यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट इज इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.303 RT/N/F लॉग बेस। ऊपर यहाँ प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वही होते हैं, जैसे यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर आ जाता है और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इस पर न्यूमेरिकल है, इसमें मैं बता दूं क्या 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 है। इसमें R जो है कांस्टेंट वैल्यू है, T टेम्परेचर है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसको N से डिनोट करते हैं। F होती है फैराडे नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। इसमें इसके बारे में बताया, E क्या है, E नॉट क्या है और M पॉजिटिव क्या है, R गैस कांस्टेंट है, ये आप पहले से ही जानते हैं, F फैराडे नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कुछ आती हैं व्यापारिक सेल। जो इंडस्ट्री में सेल यूज़ होते हैं वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं, जिसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल वही आपके वोल्टेज सेल होते हैं जिनके बारे में अभी आप पीछे पढ़ा है। उसमें एक ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल, लैक्लांशी सेल, जो आप बैटरी में यूज़ करते हैं, उसको एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं हर एक सेल में। इसमें सिर्फ एक ही बार, प्राइमरी में एक ही बार रिएक्शन होती है। इसके बाद सेल अगर एक बार ख़राब हो जाती है तो बेकार हो जाती है। जैसे आपने देखा है बैटरी में, टॉर्च में जो सेल होती हैं वो एक बार ख़राब होने पर आप उसको फेंक देते हैं, उनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। ऐसी सेल जिनको आप दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, रिडॉक्स रिएक्शन जिनमें होती है वो प्राइमरी सेल कहलाती है। एग्जाम्पल है ड्राई सेल और वोल्टेज सेल। ड्राई सेल वही है जो आप टॉर्च में यूज़ करते हैं। ये एक लैक्लांशी सेल होती है। जिंक का इसमें एक कंटेनर होता है, उसमें जो प्रोडक्ट भरा रहता है वो NH4Cl + ZnCl2 का एक गीला पेस्ट होता है। Zn जो स्वयं है वो एनोड का वर्क करता है इसमें, और Zn का जो केंद्र है उसमें ग्रेफाइट की एक छड़ लटकी रहती है जो कैथोड का काम करती है। उसके चारों ओर जो है, जो सेल के चारों ओर एक कवरिंग होती है, वो MnO2 + चारकोल का मिक्सचर से बनी होती है। ख़राब होने पर ये भी वाइट करके बाहर निकल आता है। तो एनोड पर इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और MnO2 जो उसमें भरा हुआ है NH4Cl, उसका रिडक्शन होता है। और जब वो रिडक्शन प्रोसेस, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इसमें, तो सेल ख़राब हो जाती है, जिसको आप फिर से यूज़ नहीं कर पाते। इस सेल का EMF जो होता है 1.25 से 1.54 वोल्ट तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपने देखा होगा टॉर्च की जो रेंज है बस इससे ज़्यादा नहीं होती, इतना ही वोल्ट ये लेती है। इस कारण जिंक के आवरण में एक छिद्र होता है, एक छोटा सा छेद होता है। इस छिद्र में बैटरी का लिंक किया जाता है। वो जो छोटा सा एक पॉइंट बना होता है उसी से ही जो है ऐड होती है बैटरी, और वहीं से ही जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो ये एक ड्राई सेल का डायग्राम जो है इसमें शो किया गया है। जिंक का ये एक पात्र है, इसमें इलेक्ट्रोड लटका हुआ है, जिंक की छड़। कॉपर सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन भरा गया है, बर्तन कैथोड का काम कर रहा है। तो ये शुष्क सेल का, एक ड्राई सेल का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है सीसा संचायक सेल या सेकेंडरी सेल। इसको कहते हैं हम लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल और सेकेंडरी सेल ये इंपॉर्टेंट सेल है। आप इन्वर्टर में जो सेल यूज़ करते हैं वही है ये। इन्वर्टर में आप एक बार रिचार्ज करने के बाद उसे दोबारा से भी रिचार्ज कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी सेल हैं लेड स्टोरेज जो काम में आ रही हैं आज की इंडस्ट्री में, जो एक बार रिचार्ज होने के बाद ऐसा नहीं है बेकार हो जाती हैं, उनको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज सेल। इसमें कैथोड जो होता है, आपने जो देखा है इन्वर्टर, उसमें लेड की प्लेटें लटकी रहती हैं। आपने कभी देखा हो इन्वर्टर की बैटरी को खोलकर, तो लेड की प्लेट जिन पर PbO2 का एक लाइनिंग लगी होती है। एनोड पर भी लेड की ही प्लेटें होती हैं, मतलब टोटल लेड ही लेड होता है इसमें, पर उसमें कवरिंग लेड ऑक्साइड की होती है, खाली लेड की। और जो इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है वो H2SO4, आप देखते हो ना उसमें H2SO4 भरा रहता है, जिसको आप बार बार पानी डाल के डाइल्यूट करते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी रिचार्ज होती रहती है। जो इसमें रिएक्शन होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ऑक्सीडेशन एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन भी कभी कभी पेपर में खाली पूछ ली जाती हैं। जैसे एनोड पर PbSO4 है, Pb लेड और SO4 दोनों ऐड होकर PbSO4 और इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल आते हैं। कैथोड इन इलेक्ट्रॉनों को
PbO2 कैथोड पर PbO2 जो उसका कवरिंग है प्लस SO4 आयन जो H2SO4 से मिले हैं प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और आपकी रिएक्शन बन जाती है, PbSO4 बन जाता है और पानी बन जाता है, और जिससे डाइल्यूशन हो जाता है और रिएक्शन आपकी चलती रहती है। कंप्लीट रिएक्शन इसमें शो की गई है। Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4 गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2 H2। तो ये रिएक्शन कंप्लीट जो है इन्वर्टर के अंदर होती है, जिसके वजह से वो रिचार्ज होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि बैटरी के प्रयोग के समय H2SO4 प्रयुक्त होता है। इस कारण H2SO4 की मात्रा कम होती जाती है। बैटरी को पुनः चार्ज करने के लिए बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और समय समय पर। और इसमें रिएक्शन कैसे होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चार्ज करते समय होने वाली अभिक्रियाएं उन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं जब सेल को प्रयोग किया जाता है। जब चार्ज की गई है रिएक्शन वो, और जब प्रयोग में ला रहे हैं आप इन्वर्टर सपोज़, तो उनकी रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। जो अगर आपने रिएक्शन इस डायरेक्शन में दी है तो जो वो चार्जिंग के बाद आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में चलती हैं, और जो H2SO4 उसमें बच जाता है उसको पुनः प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल इन्वर्टर है। नेक्स्ट आती है ईंधन सेल। ये आजकल मॉडर्न सेल हैं जो बड़े बड़े यंत्रों में, हवाई जहाज़ वगैरह में यूज़ की जाती हैं। ईंधन सेल भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, ऊष्मीय यंत्रों से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। ऊष्मीय यंत्र यानी ऊष्मा देकर फ्यूल में ऊष्मा उत्पन्न करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। ये प्रदूषण का बड़ा स्रोत भी है। ऐसे यंत्रों में कोयला, गैस, तेल आदि जो फ्यूल होते हैं वो केमिकल एनर्जी का उपयोग करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं। इसमें पहले जल को उच्च प्रेशर पर वेपर में चेंज कर लिया जाता है, जिसके उपयोग से टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। परंतु गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। गैल्वेनिक सेल इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्यूल एनर्जी में। थोड़ा सा पहले आप जो आपकी हीट एनर्जी है उसको आप केमिकल में चेंज करते हैं और फिर उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो ज़्यादा यूज़फुल है गैल्वेनिक सेल इसके कंपैरिजन में। इसके एग्जाम्पल में दे रखे हैं 2 सेल हैं H2O2, ये ईंधन सेल की तरह काम करती है। एक हाइड्रोकार्बन O2 का मिक्सचर है, ये भी एक ईंधन सेल है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में मैंने आपको नोट्स में बता ही रखा है, उसको आप पढ़कर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो है ECS यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। एक पार्ट था सेल जो आपने अभी पढ़ा, इसके बाद जो इसमें आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी आप पढ़ेंगे, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पेपर में आते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ रखी है, प्रीवियस क्लासों में 10th में भी थी। इसमें क्या होता है, जो एक सीरीज़ दी गई है एलिमेंट्स की, ऊपर से नीचे एक सीरीज़ बनी गई है। ऊपर जो है हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रखा गया है और सबसे नीचे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा गया है। इसकी मैंने फ़ोटो आपको भेजी थी। बीच में हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई मेटल सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती हैं और नीचे रखी गई सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। कुछ के पॉजिटिव होते हैं, कुछ के नेगेटिव। जो ऊपर रखी गई मेटल है उनके सब के नेगेटिव होते हैं और नीचे रखे गए के सबके पॉजिटिव, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर उनकी जो सक्रियता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऊपर रखी हुई मेटल ज़्यादा सक्रिय होती है नीचे रखी हुई मेटल से। तो एक श्रेणी दी गई है, एक सीरीज़ दी गई है जिसको आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ECS में इलेक्ट्रोड रिएक्शन यदि रिडक्शन में लिखी हैं तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी रखी गई हैं उनका हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जो रखी गई हैं उनका हम हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई मेटल का हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और वैल्यू उनकी प्लस में, और नीचे रखी गई का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं और वैल्यू होती है उनकी माइनस में। ऊपर जो मेटल है उनकी माइनस में है और नीचे जो रखी गई है उनकी प्लस में होती है, यानी कि कैथोड पर जो रखी गई हैं मेटल उनकी सबकी वैल्यूज़ प्लस में हैं और एनोड पर रखी गई हैं उनकी सबकी माइनस में। अभी मैंने बताया था। नंबर 2 पॉइंट आता है श्रेणी में हाइड्रोजन से प्रबल जो मेटल होती हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई है। वही बात
उनकी वैल्यू माइनस में है और जो नीचे रखी गई है उनकी वैल्यू प्लस में है। अब इसमें जो जिन मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम होता है उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जिनका पोटेंशियल कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। वो सारी की सारी हाइड्रोजन से नीचे रखी गई हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और बहुत सारे आपके हैलोजन। इन सब का जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम होता है। और जिन धातुओं का रिडक्शन पोटेंशियल जितना अधिक होगा उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। जैसे फ्लोरीन नीचे रखी गई हैं, ये हैलोजन रखे गए हैं। फ्लोरीन से आयोडीन तक का ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता घटती है। ये सारे ऑक्सीकारक, इनकी क्षमता बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जो है अपचायक क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है ECS के अंदर। इसके फिर यूज़ हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। कभी कभी 2 यूज़ एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो ये क्रियाशीलता को शो करता है, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए हम इसी ECS का उपयोग करते हैं। और दूसरा इसका हम विस्थापन, जैसे ऊपर रखी गई मेटल अपने से नीचे रखी गई मेटल को विस्थापित कर देती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। उसकी जानकारी भी हमें ECS की वजह से ही प्राप्त होती है। थर्ड है, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई हैं वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकालती हैं, जैसे Zn + H2SO4 गिव्स ZnSO4 + H2। लेकिन अगर हाइड्रोजन से नीचे गई रिएक्शन कॉपर होती है, अगर इसकी हम रिएक्शन कराएं तो ये हाइड्रोजन नहीं निकाल पाती। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं इस चैप्टर में कुछ टर्म्स भी रखी गई हैं, जैसे कंडक्टिविटी यानी कि कैसे जो है कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्यूशन की, तो उसकी कुछ टर्म्स भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ी गई हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, पहले तो इसकी बस छोटी छोटी डेफिनेशन है जिनकी जानकारी आपको इस चैप्टर में चाहिए। जैसे कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट को के विलयन में उत्पन्न जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम उसकी कंडक्टिविटी कहलाता है। उसको G या C से आप व्यक्त करते हैं। चालकता = होती है 1/, प्रतिरोध या C = 1/R। मात्रक होता है ओमेगा इन्वर्स और रो इन्वर्स और सीमेंस, इसका जो है यूनिट है। दूसरा आता है विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और मात्रक, ये इसका फार्मूला है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध और K = CL/A। L या लेंथ, A फॉर एरिया सेक्शन। नेक्स्ट आती है मोलर चालकता। मोलर का मतलब वो 1 मोल। किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम अणु या 1 मोल को घोलने पर उसमें जो चालकता उत्पन्न होती है उसको आप मोलर चालकता कहते हैं। M इन्वर्स से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसका एक और फार्मूला है M = K × V होता है, यानी कि K × 1000/C कॉन्सेंट्रेशन है, K × 1000/M। यानी कि कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं तो इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं। यूनिट है ओमेगा इन्वर्स cm², मोल इन्वर्स। नेक्स्ट आता है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। किसी विलयन में चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो A है, तो इन दोनों का अनुपात कहलाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट = L/A। ये लेंथ हो गई है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एक और भी फार्मूला बनता है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन ऑब्जर्व चालकता = K/C। अब इन्हीं टर्म्स को लेकर एक लॉ बना, कोलराउश लॉ ऑफ कोलराउश, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसने जो है अनंत तनुता यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी तुल्यांकी चालकताओं को अध्ययन किया। यानी मोलर चालकता भी नहीं, तुल्यांकी चालकताओं का अध्ययन किया और उस संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कोलराउश का नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार अनंत तन्यता पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की या विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की आयनिक चालकता के मान के योग के बराबर होता है। यानी कि जो अनंत तन्यता पर उसकी जो तुल्यांकी चालकता है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको आप ये कापा M इनफाइनाइट = उसमें 2 आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों आयनों के जो योग की आयनिक चालकता है
यानी कि तुल्यांक की चालकता आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल हैं। फिर इसके कुछ अनुप्रयोग हैं नियम के। नंबर 1, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के तुल्यांक की चालकता की गणना करने में आयनिक चालकता की गणना करने में इस नियम का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में भी इसका यूज़ किया जाता है और अल्प विलय लवणों के विलयता की गणना करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कोलराउश नियम और उपयोग, इसके अनुप्रयोग पेपर में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ये चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल अगले वीडियो में।